नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2020-21 कक्षा 12वीं विषय भूगोल अध्याय 2 प्राथमिक क्रिया के लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा एक ब्लूप्रिंट जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत हमें यह पता चल रहा है कि इकाई 2 से 8 प्रश्न आने वाले हैं, जिसके अंतर्गत 1 नंबर के 3 प्रश्न, 3 नंबर के 3 प्रश्न और 5 नंबर के दीर्घोत्तरीय 2 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार हमारे द्वारा इस यूनिट से, इस इकाई से 8 प्रश्न आने वाले हैं। तो इस इकाई से महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत, प्राथमिक इकाई के अंतर्गत जो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर निम्नानुसार हैं। तो चलिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं। प्राथमिक इकाई के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न है पहला, प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है, प्राथमिक क्रियाएं पूर्णतः प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर होती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो वे समस्त क्रियाएं जो प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, जल, वनस्पति, खनिज उपयोग से संबंधित होती है, उसे प्राथमिक क्रिया कहा जाता है। इसके अंतर्गत पशुपालन, शिकार करना, भोजन संग्रहण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ियों की कटाई करना, वन उपज को एकत्र करना, कृषि और खनिज की प्राप्त करना, यह समस्त क्रियाएं प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। प्राथमिक क्रियाएं करने वाले लोगों को लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे द्वारा प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत कुछ चित्रों के माध्यम से आप लोगों को समझाया गया है। जैसे आप लोगों को पहले चित्र से दिख रहा होगा, मछली पालन है, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा तालाबों में मछली का पालन किया जाता है। दूसरा आपको दिख रहा होगा खनिज उत्पादन, जिसके अंतर्गत कोयले, खनिज पदार्थों, लोहे का उत्खनन किया जाता है, यह भी प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। तीसरा आप लोगों को दिख रहा होगा कृषि कार्य। कृषि कार्य के अंतर्गत आप लोगों को पशुपालन, कृषि कार्य आदि जो है वह प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। और चौथा दिख रहा है पशुपालन, जिसके अंतर्गत भेड़ पालन हमारे द्वारा किया जाता है, जिनसे हमें ऊन की प्राप्ति होती है, गायों से हमें दूध की प्राप्ति होती है, मुर्गियों से हमें मांस और सूअर से हमें मांस की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ट्रक फार्मिंग या उद्यान कृषि पद्धति किसे कहा जाता है, उदाहरण सहित समझाइए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, ट्रक फार्मिंग या उद्यान कृषि पद्धति के अंतर्गत वे समस्त उत्पाद शामिल किए जाते हैं जो उत्पादन क्षेत्र का मतलब बच्चों यह होता है जिस जगह पे उत्पादन किया जाता है। जैसे कृषि के लिए अपन खेत में उत्पादन करते हैं, से बाजार तक प्रतिदिन ट्रकों द्वारा लाया जाता है या पहुंचाया जाता है, इसलिए इसे ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। इनके उत्पादन के लिए कृषि कार्य उद्यान बनाकर भी किया जाता है, इसलिए इसे उद्यान कृषि पद्धति भी कहा जा सकता है। अब मैं आप लोगों को चित्र के माध्यम से बताना चाहूँ तो सबसे पहले चित्र में आप लोगों को दिख रहा होगा फूल और सब्जियां उद्यान कृषि दिख रहा है, जिसमें एक कृषक टमाटर तोड़ते हुए दिख रहा है। दूसरे फोटो में आप लोगों को फूल तोड़ते हुए एक कृषक दिख रहा है। दूसरा फोटो आप लोगों को दिख रहा होगा जिसके अंतर्गत पशुपालन के अंतर्गत गायों से जो दूध प्राप्त होता है वह हमें फैक्ट्री जहाँ पे दुग्ध सामग्री बनाई जाती है वहाँ पर इसे बेच दिया जाता है। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे बच्चों, ट्रक फार्मिंग और उद्यान कृषि के अंतर्गत वे समस्त चीज़ें आती है जो तुरंत ट्रकों के माध्यम से बाजार तक पहुँचाई जाती है। इसका ज़्यादा समय तक इनका स्टोरेज करना मुश्किल होता है, इसलिए इन्हें ट्रक फार्मिंग किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि किसे कहा जाता है, इसकी विशेषताएं बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, स्थानांतरित कृषि कृषि का एक प्रकार है जिसके अंतर्गत वनों को काटकर तथा झाड़ियों को जलाकर कोई भूमि के टुकड़े को कुछ समय तक फसल लेने के लिए चुना जाता है और उपजाऊपन कम होने के बाद उस कृषि के टुकड़े को परित्याग कर दूसरे टुकड़े को
ऐसी ही कृषि के लिए चुना जाता है। सरल शब्दों में मैं कहना चाहूँ तो इसका मतलब यह होगा, स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है कोई ज़मीन के टुकड़े को कुछ समय के लिए फसल वहाँ से ली जाती है उस ज़मीन से, और जब उस ज़मीन की उपजाऊपन कम होने लगता है तो उस ज़मीन को छोड़ के किसी दूसरे ज़मीन पर कृषि की जाती है। स्थानांतरित कृषि की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसके अंतर्गत पहली विशेषता है, इसमें फसलों को बदलने के स्थान पर खेतों को बदला जाता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर खेती की जाती है। दूसरा बिंदु है, खेतों का औसत आकार छोटा होता है, मतलब स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत जिस स्थान पर कृषि की जाती है उन खेतों का आकार छोटा होता है। तीसरा बिंदु है, खेत अलग अलग स्थानों पर होते हैं, मतलब जिन जिन स्थानों पर वनों को काटकर और झाड़ियों को जलाकर सफाई की जाती है वहाँ पर खेती की जाती है, इसलिए खेतों के अलग अलग स्थान पे होने की संभावना होती है। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है, मुख्यतः खाद्य फसलें उगाई जाती, मतलब स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत जो फसलें उगाई जाती है वह अनिवार्य आवश्यकता के अंतर्गत जो भोजन के लिए उपयोग होती है उन फसलों को उगाया जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न इसी के अंतर्गत आता है, स्थानांतरित कृषि से होने वाली हानियां या स्थानांतरित कृषि को क्यों बैन या पाबंदी लगा दी गई है, उसके कारण लिखिए। तो इसका पहला महत्वपूर्ण कारण है, स्थानांतरित कृषि से पर्यावरण को क्षति मिलती है। इसका कारण यह है कि जब वनों को जलाया जाता है या झाड़ियों को नष्ट किया जाता है तो उससे पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। दूसरा महत्वपूर्ण हानि ये होती है कि वनों को हानि मतलब जंगलों को जलाकर स्थानांतरित कृषि की जाती है, इसलिए इससे वनों को हानि पहुंचती है। अगला हानि होती है वायु प्रदूषण। पेड़ों को और झाड़ियों को जलाने से जो धुआं निकलता है उससे वायु प्रदूषण होता है, जो स्थानांतरित कृषि की एक महत्वपूर्ण हानि है। अगला बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु के अंतर्गत मृदा अपरदन का होना, मतलब जब जंगलों में पेड़ होते हैं तो पेड़ मिट्टियों को बांध के रखते हैं अपने जड़ों में, लेकिन जब पेड़ों को जला दिया जाता है या नष्ट कर दिया जाता है तो मृदा अपरदन होने लगता है। मैं आप लोगों को चित्र के माध्यम से स्थानांतरित कृषि के चरण बता रहा हूँ। इसमें पहला चरण होता है, आप लोगों को दिख रहा होगा, वनों को सबसे पहले जलाया जाता है, पेड़ों को जलाया जाता है ताकि उस जगह की सफाई की जा सके। दूसरे चरण के अंतर्गत वनों की सफाई की जाती होगी। आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक जंगल दिख रहा है पहले पिक्चर में, उसमें पेड़ों को जलाया गया है। दूसरे में दिख रहा है जले हुए स्थान से उनकी सफाई की जाती है, और वहाँ पर फिर तीसरे स्थान पर आप लोगों को दिख रहा होगा कृषि की जाती है। यह कृषि प्राकृतिक दृष्टि से हानिकारक होती है। अगला प्रश्न है, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, मिश्रित कृषि के अंतर्गत एक से अधिक प्रकार की कृषि की जाती है, जिसके अंतर्गत फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, उद्यानिकी कृषि, ट्रक फार्मिंग या अन्य कच्चे माल वाली फसलों की कृषि की जाती है, उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे बच्चों, मिश्रित कृषि के अंतर्गत पशुपालन को प्रमुख रूप से शामिल किया गया है, मतलब मिश्रित कृषि के अंतर्गत पशुपालन, उद्यानिकी कृषि, ट्रक फार्मिंग की भी साथ साथ की जाती है। इस कृषि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है, मिश्रित कृषि के अंतर्गत एक से अधिक प्रकार की कृषि की जाती है। जैसे आप लोगों को मालूम है, पशुपालन किया जा रहा है, ट्रक फार्मिंग की जा रही है और कृषि भी की जा रही है। उसी प्रकार दूसरा बिंदु है, मिश्रित कृषि के अंतर्गत पशुओं से प्राप्त गोबर और मूत्र से कृषि के लिए खाद का निर्माण होता है, मतलब मिश्रित कृषि करने के लिए फायदेमंद है। तीसरा बिंदु है, मिश्रित कृषि से कृषकों को वर्ष भर आय की प्राप्ति होती है, मतलब जिस समय कृषि कार्य किया जाता है उस समय कृषि से आय होती है, और जिस समय कृषि से आय नहीं होता उस समय पशुपालन से आय प्राप्त किया जाता है। चौथा बिंदु है, मिश्रित कृषि के अंतर्गत कृषक और उसके परिवार को नियमित रूप से कार्य वर्ष भर मिलता रहता है। इसे भी चित्र द्वारा समझाया गया है। जैसे देखिए, आप लोगों को मिश्रित कृषि के अंतर्गत दिख रहा होगा, पहले वाले पिक्चर में आप लोगों को फोटो में दिख रहा होगा एक चरवाहा अपने जानवरों को चरा रहा है। दूसरे में आप लोगों को दिख रहा होगा गन्ने की खेती दिख रही होगी। तीसरे चौथे में भी कृषि कार्य दिख रहा है। चौथे में आपको पशुपालन के अंतर्गत जानवरों को पाला जाता है। इस प्रकार से मिश्रित कृषि के अंतर्गत बहुत बड़े भूभाग पर अलग अलग कृषि की जाती है। इस अध्याय से पूछे जाने वाले 1 नंबर के प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न ये हैं।
फूलों की कृषि को क्या कहा जाता है? तो फूलों की कृषि को ट्रक फार्मिंग या उद्यानिकी कृषि कहा जाता है। और पुष्प कृषि के लिए विश्व में सबसे विकसित देश कौन सा है? नीदरलैंड। मतलब इस जगह से आप लोगों से 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फूलों की कृषि को क्या कहा जाता है? तो फूलों की कृषि को ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रक फार्मिंग का मतलब यह होता है कि प्रतिदिन उगने वाले फूलों को ट्रकों के माध्यम से बाजार तक लाने की क्रिया को ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। इसी के अंतर्गत फूल कृषि को शामिल किया जाता है। और सबसे विकसित देश कौन सा माना जाता है फूलों के लिए? नीदरलैंड। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे लोगों को क्या कहा जाता है? तो बताया जा चुका है आप लोगों को, प्राथमिक क्रिया या क्रियाकलापों में लगे लोगों को लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि को विभिन्न देशों में किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, स्थानांतरित कृषि को श्रीलंका में चेना, भारत में जूमिंग या पोड़ा, इंडोनेशिया में हुआ, ब्राजील में रोला, अमेरिका में मिल्पा नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। अगला प्रश्न है, औद्योगिकीकरण के बाद कौन सा व्यवसाय अधिक बढ़ने लगा? तो औद्योगिकीकरण के बाद खनन व्यवसाय अधिक बढ़ने लगा। इसका मतलब ये है कि उद्योग धंधों के लिए खनिज पदार्थों की अधिक आवश्यकता होती है, इसीलिए जब औद्योगिकीकरण का विस्तार हुआ तो खनन व्यवसाय में वृद्धि होने लगी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।